नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टॉपिक में साथियों आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमारी वह मोटर जो क्या है थ्री फेज सप्लाई पे रोटेट होती हो, इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती हो, उस मोटर के बारे में आज साथियों हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो साथियों टॉपिक को शुरू करने से पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि सभी ज़रूरतमंद साथियों के पास ये हमारी वीडियो, ये हमारी क्लास पहुंच सके साथियों। तो साथियों टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यानी हम डिस्कशन कर रहे हैं किसकी? मोटर की। मोटर किस पे रोटेट हो रही है? हमारी थ्री फेज सप्लाई पे रोटेट हो रही है और इंडक्शन के सिद्धांत पर हमारी कार्य करने वाली मोटर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे साथियों। तो साथियों सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, इस क्वेश्चन में क्या है? वह मोटर जो थ्री फेज सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा में बदले उसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहा जाता है। यानी साथियों मोटर है हमारी वो किस पे यूज मतलब किस सप्लाई के लिए हमने इस मोटर को डिजाइन किया गया है? इस मोटर को डिजाइन किया गया है थ्री फेज सप्लाई के लिए। ये क्या कर रही है? उस थ्री फेज सप्लाई को यांत्रिक ऊर्जा माने मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करने का, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने का साथियों ये मोटर हमारी काम कर रही है। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की परिभाषा हमने पहले ही क्वेश्चन में कवर की है साथियों। नेक्स्ट हम इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत कि इस मोटर का सिद्धांत क्या है, कितनी प्रकार की ये मोटरें हैं, यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टाइप और थ्री फेज इंडक्शन मोटर के क्या यूज हैं और जो इसके टाइप्स हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं और इन मोटर को चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, इनके बारे में साथियों आज हम डिस्कशन करेंगे। तो साथियों जैसे हमारी जो ये इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, इन मोटर के बारे में हमने, जैसे ये हमारी टोटल मोटरें हैं तो इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो साथियों सबसे पहले आती है हमारी डीसी मोटर, जो हम पिछली क्लास में साथियों डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो हमारी डीसी मोटर है साथियों, डीसी मोटर में हमने शंट मोटर के बारे में पढ़ा था साथियों, सीरीज मोटर के बारे में पढ़ा है हमने, कंपाउंड मोटर के बारे में पढ़ा है और साथियों जैसे सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड माने परमानेंट मैग्नेट जो डीसी मोटर है उसके बारे में साथियों हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये है हमारी डीसी मोटर। अब इसके बाद साथियों शुरू होती है हमारी एसी मोटर। अब एसी मोटर जो है वो सारी की सारी सबसे पहले किसके सिद्धांत की हैं? इंडक्शन के सिद्धांत की। अब जो ये इंडक्शन के सिद्धांत की मोटरें हैं आगे ये अलग अलग प्रकार से तीन प्रकार में बनी हुई है साथियों। एक होती है सिंगल फेज, एक होती है थ्री फेज और एक होती है सिंक्रोनस मोटर। अब साथियों आज की इस क्लास में हम जो डिस्कशन करेंगे साथियों, हम आज इस क्लास में डिस्कशन करने जा रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। यानी आज हम जो टॉपिक है हमारा वो एसी मोटर का तो हमारा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? एसी मोटर का। और एसी मोटर में जो इंडक्शन टाइप पे चलने वाली जो मोटरें हैं उनमें से आज एक मोटर कवर कर रहे हैं हम, वो मोटर है हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और इससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और उससे जो हमारे अलग टॉपिक रहेंगे उसमें हम कवर करेंगे साथियों सिंक्रोनस मोटर को। तो इस प्रकार से फिर हमारी कुछ स्पेशल पर्पस मोटरें हैं उनके बारे में भी हम जो है टाइम टू टाइम क्लासेस में इनको भी हम कवर करेंगे साथियों। तो आज का टॉपिक हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो नेक्स्ट है साथियों थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक है, जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? थ्री फेज इंडक्शन मोटर काम कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे। इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेट माने चुंबक, इंडक्शन माने उसका फील्ड बनना,
यानी शब्दों से क्लियर है कि क्या सिद्धांत है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन बन रहा है किसके कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेट बन रहा है, उस मैग्नेट से इंडक्शन बन रहा है, और उस इंडक्शन के सिद्धांत पे क्या हो रहा है साथियों, हमारी 3 फेज मोटर काम कर रही है। तो इस प्रकार से अब इस सिद्धांत की परिभाषा क्या है साथियों, इस सिद्धांत की परिभाषा है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो वह चुंबकीय रेखाओं का क्या करता है, छेदन करता है, माने उनको कट करता है, और कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, एक घुमाव बल पैदा होता है, जिसके कारण चालक जो है एक दिशा में घूमने लग जाता है। यह है हमारा सिद्धांत। किसका सिद्धांत है, हमारी जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का ये सिद्धांत है साथियों। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 प्रकार की है वैसे, ठीक है। तो अब साथियों जैसे हमने डीसी सीरीज मोटर की थी, शंट की, और हमने कंपाउंड मोटर की। अब ये क्या है, ये इनके यूज हैं साथियों। मैं आपको स्टार्टिंग से ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी जो मोटरें हैं, चाहे वो सिंगल फेज 3 फेज, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहती हैं कि इनके सिद्धांत, इनके रोटेशन का प्रोसेस, वो रोटेशन के प्रोसेस किन चीजों से इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, और इनके यूज क्या हैं। यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में जो हमारी जितनी भी प्रकार की मोटरें हैं, चाहे वो डीसी मोटर है, चाहे एसी मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, या सिंगल फेज की मोटरें हमारी, या 3 फेज की मोटरें हैं, तो मोटर के जो यूज हैं वो हमें अच्छे से क्लियर होने बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटर के यूज में से हर एग्जाम में क्वेश्चन साथियों जरूर आता है। तो सीरीज मोटर के प्रकार, सीरीज मोटर के यूज, शंट मोटर के यूज, और कंपाउंड मोटर के यूज कहां होते हैं। यूज कहां होते हैं साथियों, उसकी विशेषता के अनुसार, जैसी उस मोटर की विशेषता वैसे काम के लिए उसको प्रयोग किया जाएगा। अब क्रेन लिफ्ट क्या है, हैवी लोड है, तो हैवी के लिए सीरीज। शंट कांस्टेंट के लिए, यहां बिल्कुल स्मूथली काम होना हो, कांस्टेंट स्पीड जहां प्रोवाइड करवानी हो, वहां हमें डीसी शंट का प्रयोग करते हैं। और कंपाउंड मोटर वो है जहां प्रोसेस भी हैवी है और आपको ऑपरेशन भी स्मूथ चाहिए, यानी जो सीरीज और शंट दोनों की विशेषता रखती है वो है हमारी क्या, कंपाउंड मोटर। तो इस प्रकार से आगे जो हमारी 3 फेज मोटर है, 3 फेज मोटर मेनली 2 प्रकार की है। एक है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, क्या है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, और दूसरी जिसको गिलहरी पिंजरा मोटर भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी है साथियों फेज वाउंड रोटर। फेज वाउंड रोटर जो है जिसमें रोटर को वाउंड किया जाता है। इस प्रकार से जो तीसरी हमारी सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का मैंने जिक्र किया है कि सिंक्रोनस मोटर को, जो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है, इसका हम अलग टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। 3 मोटर हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम 3 फेज करने जा रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर। आज जो ये हमारी 4 और 5 नंबर जो ये 2 मोटर हैं, आज हम ये किसके टाइप हैं, 3 फेज के टाइप हैं भाई। ये 3 फेज के टाइप हैं। इन दोनों टाइप्स को आज हम कवर करेंगे साथियों। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो हमारी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है वो लेथ मशीन, पंप सेट और आटा चक्की के लिए प्रयोग की जाती है। और जो हमारी फेज वाउंड है वो स्पेशल पर्पज, हैवी लोड, क्रेन, पंप, एलिवेटर के लिए प्रयोग की जाती है साथियों। तो साथियों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसके अलावा साथियों प्रतिरोध स्टार्टर, कैपेसिटर स्टार्ट, परमानेंट कैपेसिटर, जो ये टाइप आते हैं साथियों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम नेक्स्ट क्लास में साथियों कवर करेंगे। तो ये जो मोटरें हैं, ये मोटरें उस क्लास में डिस्कशन की जाएंगी। तो साथियों नेक्स्ट है कि हमारी जो 3 फेज मोटर है, हमारी जो ये क्वेश्चन था साथियों, जो ये क्वेश्चन था कि हमारी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है ना, ये 2 प्रकार की है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है
कि हमारी दो प्रकार की है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं साथियों? वो दो प्रकार ये प्रकार हैं भाई, एक है इंडक्शन मोटर और दूसरी है सिंक्रोनस मोटर। अब देखो मोटरें ये दोनों ही 3 फेज की हैं, लेकिन एक है इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली और एक है सिंक्रोनस के सिद्धांत पर कार्य करने वाली। ठीक है, तो साथियों अब जैसे ही इसका नेक्स्ट आता है तो उसमें आपको क्लियर करते हैं कि ये इंडक्शन क्या चीज है और सिंक्रोनस मोटर क्या चीज है। तो नेक्स्ट साथियों, जो ये हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिसको आज हम 1 नंबर यानी इसको जिसको हम आज कवर कर रहे हैं, ये इस मोटर को हम नॉन सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। यानी इंडक्शन मोटर तो है क्या, कौन सी हमारी? नॉन सिंक्रोनस, ये तो है हमारी नॉन सिंक्रोनस, और जो इसके अलावा जो दूसरी है वो है हमारी सिंक्रोनस। वो क्या है? हमारी सिंक्रोनस मोटर। यानी 3 फेज में जो दो मोटर हैं उनमें एक है सिंक्रोनस और दूसरी है नॉन सिंक्रोनस। और नॉन सिंक्रोनस जो मोटर है हमारी, नॉन सिंक्रोनस मोटर को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन मोटर भी कहते हैं साथियों। तो साथियों फेज के आधार पर इंडक्शन मोटर दो प्रकार की हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, एक है 3 फेज और दूसरी है सिंगल फेज। आज का हमारा टॉपिक है 3 फेज का। अब 3 फेज में जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो होती है स्क्विरल केज टाइप, एक होती है फेज बाउंड रोटर और एक होती है कम्यूटेटर मोटर या डबल केज रोटर। तो साथियों इनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर के भाग। अब जो इसके जो पार्ट हैं, एक होता है साथियों, ये होता है हमारा स्टेटर और ये होता है हमारा रोटर। अब हमने जैसे डीसी जनरेटर की या डीसी मोटर की, डीसी मोटर में हम घूमने वाले भाग को क्या कह रहे थे साथियों? आर्मेचर। इसमें डीसी में जो घूमने वाला भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? आर्मेचर। लेकिन एसी में जो घूमने वाला भाग होता है साथियों उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रोटर। यानी स्टेटर तो दोनों में सेम ही है, जो ये स्टैटिक पार्ट है, जो ये शिथिल पार्ट है, ये तो दोनों माने किसका? डीसी मोटर का और एसी मोटर का, ये तो सेम है। लेकिन फर्क किस में है? फर्क आता है साथियों, जो हमारा रोटेटिंग पार्ट है, जो ये हमारा घूमने वाला भाग है, इस घूमने वाले भाग को डीसी में तो कहा जाता है, डीसी मोटर के केस में तो कहा जाता है आर्मेचर, और एसी केस में इनको बोला जाता है रोटर। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है साथियों? जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग सेटअप की जाती है और उसको सप्लाई दी जाती है। लेकिन जो हमारा रोटर होता है, रोटर के ऊपर वाइंडिंग सेटअप तो हो सकती है, वाइंडिंग सेटअप तो हो सकता है, लेकिन साथियों रोटर को सप्लाई नहीं दी जाती, रोटर को सप्लाई के साथ नहीं जोड़ा जाता। सप्लाई के साथ किसको जोड़ा जाता है? आर्मेचर को। अगर अब रोटर को सप्लाई के साथ नहीं जोड़ा जाता तो साथियों ये काम कैसे करता है? अब इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे जो हमारा स्टेटर है हमारा स्टैटिक पार्ट, रोटर है हमारा घूमने वाला भाग। अब इसके अलावा बेरिंग लगे होते हैं, शाफ्ट लगी होती है, और ये हमारा एंड कवर है, ये पीछे फैन लगा होता है। तो इस प्रकार से डायग्राम से जो हमें इसका सीन क्लियर होता है साथियों। अब एक बात है साथियों, जो हमारा मोटर का सिद्धांत था वो क्या कहता है हमें कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है। अब ये आपका स्टेटर है, इसके अंदर वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को आपने किसके साथ जोड़ दिया? सप्लाई के साथ जोड़ दिया। अब जैसे इसको सप्लाई के साथ जोड़ा आपने, तो इस कॉइल में क्या हो गया? सप्लाई देते ही इस कॉइल में चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। तो हमारी एक शर्त पूरी होगी कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र तो हमने सप्लाई देके बना दिया, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है। ये क्या है? हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी जो करंट को कैरी कर सकता हो,
काट सकता हो या जिसमें उसका फ्लो हो सकता हो। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को किस में रख दिया, इस चुंबकीय अक्षेत्र माने इस स्टेटर के अंदर इस रोटर को हमने डाल दिया। इसने क्या किया, इस करंट कैरिंग कंडक्टर माने इस रोटर ने चुंबकीय रेखाओं का छेदन किया। कौन सी चुंबकीय रेखाओं का, जो इस स्टेटर में से चुंबकीय रेखाएं निकल रही हैं, इसकी वाइंडिंग में से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जो, उसमें से जो चुंबकीय रेखाएं निकल रही हैं, ये इसके अंदर रखा हुआ ये रोटर उन चुंबकीय रेखाओं का छेदन कर रहा है और कंडक्टर के ऊपर एक घुमाव बल पैदा हो रहा है, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण चालक एक दिशा में घूमने लग जाता है, यानी ये आपका रोटर एक दिशा में घूमने लग जाता है। तो इस मोटर को क्या कहा जाता है, इस मोटर को 3 फेज इंडक्शन मोटर कहा जाता है, या इसको कहा जाता है नॉन सिंक्रोनस मोटर। अब सिंक्रोनस शब्द को समझना बहुत जरूरी है। सिंक्रोनस शब्द क्या है साथियों, हमने स्टेटर को सप्लाई दी, उसके कारण हमारा क्या घूमता है, रोटर घूमता है। यानी स्टेटर का पहले क्या घूमता है, फ्लक्स घूमता है, यानी स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बना है सबसे पहले वो मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा वो क्या है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड आपके रोटर को घुमाने की कोशिश करेगा और घुमा भी देगा। लेकिन बात क्या है, जितनी स्पीड से आपका स्टेटर का फ्लक्स घूम रहा है, इस स्पीड को तो कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। स्टेटर के फ्लक्स की स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड। अब उस स्पीड से जब हमारा रोटर घूमता है ना, तो रोटर इस स्पीड के बराबर रोटर घूम नहीं पाता साथियों, इतनी स्पीड के बराबर ये हमारा रोटर नहीं घूम सकता। यानी हम एक एग्जांपल के तौर पे माने कि अगर स्टेटर फ्लक्स 1500 आरपीएम के हिसाब से अगर घूम रहा है, तो आपका जो रोटर घूमेगा वो मान करके चलो 1450 या 1430 पे घूम रहा है। तो अब क्या हो गया, जो ये 50 से 70 का डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो मोटर स्टेटर के, यानी जो मोटर जिसका रोटर स्टेटर की फ्लक्स के बराबर न घूमे, यानी उसकी स्टेटर की स्पीड जो फ्लक्स की स्पीड है उसे क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। अब रोटर घूम रहा है सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं घूम रहा, जिसमें रोटर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर न घूमे, स्टेटर फ्लक्स की स्पीड के साथ न घूमे, वो मोटर होती है हमारी नॉन सिंक्रोनस। जैसे हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं कि हमारी दो मोटरें हैं, एक है इंडक्शन मोटर, ये वही इंडक्शन मोटर है जिसको नॉन सिंक्रोनस इसको क्यों बोला जाता है कि इसका जो रोटर है, जो घूमने वाला भाग है, वो स्टेटर फ्लक्स की स्पीड के बराबर नहीं घूम सकता। लेकिन जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी विशेषता ये होती है भाई कि उसका जो रोटर है वो बराबर घूमता है किसकी स्पीड के, आपके स्टेटर की फ्लक्स की स्पीड के बराबर घूमता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सिंक्रोनस मोटर। वो बात अलग है कि हमारा सिंक्रोनस जो टॉपिक है वो टॉपिक अलग रहेगा, वो क्लास अलग रहेगी, उस चैप्टर को अलग क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर को नॉन सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। नॉन सिंक्रोनस मोटर वो होती है जिसका स्टेटर फ्लक्स रोटर को, यानी जिसका रोटर स्टेटर फ्लक्स की स्पीड के बराबर नहीं घूम पाता, उसमें कुछ डिफरेंस होता है साथियों, कुछ फर्क होता है। अब स्टेटर फ्लक्स 1500, रोटर फ्लक्स 1450, तो जो ये 50 का डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को क्या कहा जाता है, स्लिप कहा जाता है। यानी स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स की जो स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है, इसे क्या कहा जाता है, स्लिप कहा जाता है साथियों। तो इस प्रकार से ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में ये हमारा स्टेटर होता है जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, ये शिखर भाग होता है, ये हमारा रोटर होता है, ये रोटेटिंग पार्ट होता है। विशेषता इंडक्शन मोटर की क्या विशेषता है, इंडक्शन मोटर नॉन सिंक्रोनस मोटर होती है। नॉन सिंक्रोनस मोटर, इसका जो रोटर है, जो घूमने वाला भाग है, वो स्टेटर की स्पीड के बराबर नहीं घूमता, ये है हमारी इंडक्शन मोटर। अब बात आती है कि जो हमारी इंडक्शन मोटर है
इंडक्शन मोटर हमारी एक तरीके से दो प्रकार की मेनली है, एक है स्केरल केज और दूसरी है फेज वाउंड। स्केरल केज और फेज वाउंड, या तीसरा टाइप है हमारा डबल केज रोटर। मतलब अब हमने इंडक्शन मोटर का सिद्धांत तो जान लिया। इंडक्शन मोटर नॉन सिंक्रोनस मोटर तो काम कैसे कर रही है, स्टेटर का फ्लक्स जिस स्पीड से घूम रहा है, रोटर घूम तो उसके कारण ही रहा है भाई। रोटर में जो रोटेटिंग मोशन पैदा हुआ है वो हुआ तो इसी के कारण ही है, लेकिन थोड़ी सी कमी क्या है, थोड़ी कमी ये है कि जिस स्पीड से ये घूम रहा है ना, उस स्पीड से ये नहीं घूम रहा। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नॉन सिंक्रोनस या इंडक्शन मोटर। अब नेक्स्ट है साथियों, ये इसी प्रकार से साथियों इसके मतलब जो पार्ट्स हैं उनको दिखाया गया है। तो नेक्स्ट है साथियों कि जो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमारी सिंगल फेज मोटरें, सिंगल फेज मोटरों के प्रकार हैं सेपरेट फेज, कैपेसिटर मोटर, शेडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, रिफ्लेक्शन मोटर। इनमें इनके जो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में साथियों। आगे साथियों किस क्वेश्चन नंबर 10, किसी मोटर के स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति, यानी जिस स्पीड से स्टेटर का फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है उस मोटर की क्या कहलाती है, वो सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। नेक्स्ट है स्केरल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 से 5% स्लिप का मान रहता है। मैंने अभी पीछे आपको बताया है स्लिप क्या चीज है, स्लिप होता है डिफरेंस। डिफरेंस किसमें होता है, डिफरेंस होता है साथियों आपके स्टेटर के फ्लक्स की स्पीड और रोटर की स्पीड में जो डिफरेंस होता है वो कितना रहता है, 2 से 5% के बीच में रहता है। जैसे मैंने 1500 और 1450 का आपको ऊपर एग्जांपल दे रखे साथियों। तो नेक्स्ट है रोटर में, रोटर चालकों में उत्पन्न ईएमएफ को रोटर वोल्टेज कहा जाता है। कि भाई जब जो हमारा रोटर है, रोटर के अंदर भी हमने क्या कर रखा है, पत्तियां डाल रखी है या वाइंडिंग डाल रखी है, उसका हम डिस्कशन आगे करेंगे अभी। तो रोटर चालकों में ईएमएफ, रोटर चालकों में उत्पन्न ईएमएफ को रोटर वोल्टेज कहा जाता है, रोटर वोल्टेज कहा जाता है साथियों। तो नेक्स्ट है रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी है वो किसका मल्टीप्लाई है, उसमें पैदा होने वाली स्लिप और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यानी उसकी जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी और स्लिप का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है साथियों, रोटर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। नेक्स्ट है रोटर चालकों तथा वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होने वाले लॉस को रोटर लॉस कहा जाता है। यानी साथियों ऊपर तीनों क्वेश्चन में जो मोटर का घूमने वाला भाग है उसकी कुछ एक विशेषताएं बताई गई है कि उसकी फ्रीक्वेंसी का मान क्या रहता है, उसमें उत्पन्न ईएमएफ वोल्टेज को क्या कहते हैं, या फिर उसकी जो वाइंडिंग है उसके प्रतिरोध के कारण जो हमारे लॉस होते हैं, ठीक है, उनको रोटर लॉस कहा जाता है। अब साथियों नेक्स्ट है कि वह बल जो मोटर की शाफ्ट के द्वारा लोड पर आरोपित किया जाता है उसे शाफ्ट टॉर्क कहा जाता है। यानी जिस पे हम बेल्ट डाल करके, पटा डाल करके जो टॉर्क हम शाफ्ट के ऊपर से पुली के द्वारा ले रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, शाफ्ट टॉर्क कहा जाता है। रोटर का प्रतिरोध बढ़ने से, रोटर का प्रतिरोध बढ़ने से कॉपर लॉस बढ़ जाते हैं। संभाविक सी बात है कि रोटर का अगर प्रतिरोध हम बढ़ाएंगे तो उसमें पैदा होने वाले जो लॉस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो साथियों नेक्स्ट है रोटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग के तीनों सेट में 120 डिग्री का अंतर होता है। सॉरी साथियों ये रोटर नहीं है, ये स्टेटर है। क्या है ये, स्टेटर है। रोटर की जगह आप इसको क्या करोगे, स्टेटर करोगे। स्टेटर वाइंडिंग में
अब 3 फेज मोटर है हमारी, आज हम डिस्कशन किसकी कर रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर की। 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो 3 फेज सप्लाई पे चलने वाली ये मोटर है। अगर ये 3 फेज सप्लाई पे चलने वाली हमारी ये मोटर है तो इस 3 फेज सप्लाई की इस मोटर पर साथियों जो 3 फेज वाइंडिंग की गई है, तीनों वाइंडिंग के जो हमारे सेट हैं वो कितने अंतराल पे हैं, 120 डिग्री के अंतराल पे हैं। नेक्स्ट है साथियों, स्क्वायर केज मोटर की संरचना गिलहरी के पिंजरे के समान होती है। किसके समान होती है, गिलहरी के पिंजरे के समान होती है। तो नेक्स्ट है, डबल केज रोटर के बाह्य भाग का प्रतिरोध अधिक रखा जाता है ताकि टॉर्क उच्च हो सके। डबल केज रोटर का जो उपयोग है वो क्या है, स्लाइटर, टेक्सटाइल्स और कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब स्क्वायर केज मोटर के मुख्य दोष क्या है, चुंबकीय लॉकिंग। सबसे पहले साथियों इस क्वेश्चन को कवर करने से पहले हम थोड़ा ऊपर आते हैं। जैसे हमारा ये पहला टाइप है स्क्वायर केज। अब स्क्वायर केज में की विशेषता क्या है, स्क्वायर केज में क्या होता है, जो हमारा स्क्वायर केज के केस में जो हमारा रोटर होता है, रोटर के ऊपर किसी प्रकार की कोई वाइंडिंग नहीं होती। क्या होती हैं, इसकी तिरछी पत्तियां डाल दी जाती हैं इसके ऊपर। तिरछी पत्तियां डाल करके उन तिरछी पत्तियों को शॉर्ट कर दिया जाता है एंड रिंग के द्वारा। मतलब आप इस फॉर्म में देख सकते हो कि अगर ये आपका एक तरीके से रोटर है और इस रोटर के ऊपर इस तरीके से तिरछी पत्तियां डाल करके और इन पत्तियों को मतलब आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है, यानी इसको किसी प्रकार की सप्लाई के साथ नहीं जोड़ा जा रहा, किसी प्रकार की सप्लाई के साथ नहीं जोड़ा जा रहा, सिर्फ पत्तियों से वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया आपस में। तो इस प्रकार से ये है हमारा स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का जो प्रकार है, यानी स्क्वायर केज या फेज वाउंड या हम कहें डबल केज, जो ये तीनों प्रकार हैं, तीनों प्रकार में जो बदलाव है, बदलाव सिर्फ और सिर्फ जो हमारा रोटर है, रोटर की संरचना में ही बदलाव है। सिर्फ हमारा रोटर की संरचना में ही बदलाव है, हमारा ऐसा नहीं है कि स्टेटर में कोई बदलाव आएगा। अब स्टेटर तो सेम टू सेम है, सप्लाई भी सेम टू सेम है, स्टेटर वाइंडिंग भी सेम टू सेम है, लेकिन फर्क किस में आता है, फर्क तीनों के केस में सिर्फ और सिर्फ किस में आता है, हमारे रोटर की संरचना में आता है। तो रोटर की संरचना, पहली संरचना आपको कैसी बताई कि स्क्वायर केज में पत्तियां प्रयोग की जाती है, पत्तियों को तिरछा कर दिया जाता है। तिरछा क्यों किया जाता है, ताकि इसकी क्या बढ़ाई जा सके, इसकी लेंथ को बढ़ाया जा सके और बाद में इसको एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट कर देते हैं। किसी प्रकार की रोटर को कोई सप्लाई नहीं दी जाती, सप्लाई दी जाती है सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेटर को, हमारी इस स्टेटर वाली वाइंडिंग को ही सप्लाई दी जाती है साथियों। तो साथियों इस प्रकार से ये कौन सा प्रकार था, हमारा स्क्वायर केज प्रकार था, किसका, 3 फेज इंडक्शन मोटर का। अब इसकी विशेषता क्या है, इसमें पत्तियां प्रयोग की, पत्तियों को शॉर्ट किया, पत्तियों को तिरछा किया। शॉर्ट क्यों किया, अगर शॉर्ट नहीं करोगे तो मोटर घूमेगी नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं बन पाएगी। दूसरा, पत्तियों को तिरछा क्यों किया, क्योंकि इसके प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, माने इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। अब रोटर का रेजिस्टेंस क्यों बढ़ाया जाता है, 3 फेज इंडक्शन मोटरों में जितनी भी मोटरें हैं, मतलब कितनी मोटरें हैं, स्क्वायर केज, फेज वाउंड, डबल केज, जो ये तीनों मोटरें हैं, तीनों मोटरों में डिफरेंस किसका है, इसमें पैदा होने वाले टॉर्क का डिफरेंस है। यानी डिफरेंस किसमें, रोटर की बनावट और पैदा होने वाले टॉर्क में डिफरेंस है। और जो तीनों में टॉर्क, पैदा होने वाले टॉर्क में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो किसके कारण आ रहा है, रोटर के प्रतिरोध के कारण। यानी पहला ये टाइप है हमारा, जैसे स्टार्टिंग में इस टाइप को जैसे बनाया गया, तो इस टाइप में पत्तियां प्रयोग की गई, पत्तियों को तिरछा किया गया और इनको शॉर्ट कर दिया गया। इसके कारण कुछ मात्रा तक इसका प्रतिरोध बढ़ गया, क्योंकि पत्तियों को तिरछा करने से पत्तियों की लेंथ बढ़ती है,
पत्तियों की लेंथ बढ़ती है तो पत्तियों का प्रतिरोध बढ़ता है। तो इस प्रकार से हमारा जो पहले प्रकार की मोटर है हमारी इंडक्शन मोटर, वो है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क वो क्या होता है, कम होता है। कम किसके मुकाबले, फेज वाउंड के मुकाबले, या फिर जो हमारी डबल केज है उसके मुकाबले इसका प्रतिरोध कम होता है। और विशेषता ये है कि किसी भी रोटर का जितना प्रतिरोध कम रहेगा उतना ही क्या होगा साथियों, प्रतिरोध कम होगा तो उसका टॉर्क भी उतना कम रहेगा। अब दूसरा प्रकार है, दूसरे प्रकार में क्या किया गया है, दूसरा है फेज वाउंड। वाउंड माने उसको वाउंड कर दिया, वाइंडिंग कर दी। अब दूसरे प्रकार में क्या किया साथियों, हमने इस दूसरे प्रकार में यहां पत्तियां नहीं लगाई, यहां हमने पत्तियां नहीं लगाई, पत्तियों की जगह हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर प्योर वाइंडिंग कर दी, यानी डायरेक्ट हमने वाइंडिंग कर दी। और जैसे हमने साथियों इस दूसरे टाइप पे हमने वाइंडिंग की, तो वाइंडिंग करने से क्या हो गया, पत्तियां तो गैप में थी लेकिन वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर चढ़ाव के साथ हमने कर दी। तो पत्तियों की जो लेंथ थी वो तो थी कम, लेकिन वाइंडिंग में प्रयोग होने वाली तारें एक दूसरे के ऊपर जैसे लिपटती गई वाइंडिंग करते गए, तो तारों की लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो तार की लंबाई, पहले पत्तियों की लंबाई कम थी, प्रयोग होने वाली वाइंडिंग की लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लेंथ बढ़ने से, लेंथ के इंक्रीज होने से क्या होता है, प्रतिरोध इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि लेंथ बढ़ी, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इसका रेजिस्टेंस उस पत्तियों वाले जो हमारा रोटर था, जो पहला प्रकार था, उसके मुकाबले इसका प्रतिरोध क्या हो गया, फेज वाउंड का प्रतिरोध उससे ज्यादा हो गया। अगर इसका रेजिस्टेंस उससे ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ने से रोटर का जो टॉर्क है, टॉर्क भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, टॉर्क अधिक हो जाता है साथियों। इस प्रकार से अब एक तो वाइंडिंग के कारण इसका प्रतिरोध ज्यादा हो गया, दूसरा क्या किया, इस फेज वाउंड की वाइंडिंग को बाहर निकाला गया, बाहर निकाल करके इसके यहां इस क्रम में यहां कुछ रेजिस्टेंस जोड़ दिए गए, यानी इसका भी रेजिस्टेंस, इसका भी रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस आपस में किस में जुड़ गए, सीरीज में जुड़ जाते हैं। सीरीज में जुड़ जाते हैं तो रोटर का रेजिस्टेंस और भी ज्यादा हो जाता है। और भी ज्यादा होने से क्या हो गया कि जो फेज वाउंड मोटर है, यानी फेज वाउंड प्रकार का जो रोटर है, इसका प्रतिरोध जो हमारा पहला प्रकार था हमारा स्क्विरल केज, तो स्क्विरल केज के मुकाबले इसका प्रतिरोध और भी ज्यादा हो गया। इसलिए जो हमारा स्क्विरल केज है, स्क्विरल केज का प्रतिरोध क्या प्रतिरोध भी कम होता है और टॉर्क भी कम होता है। और फेज वाउंड में क्या होता है, फेज वाउंड का प्रतिरोध ज्यादा क्यों हो गया, एक तो हमने वाइंडिंग प्रयोग कर ली, और दूसरा हमने क्या प्रयोग कर लिया भाई, वाइंडिंग के साथ हमने उसमें रेजिस्टेंस भी जोड़ दिए। क्या कर दिया हमने, रेजिस्टेंस जोड़ दिए। जैसे रेजिस्टेंस जोड़े उसका प्रतिरोध और भी ज्यादा हो गया, तो इसका टॉर्क और भी अधिक हो गया। अब इन रेजिस्टेंसों को जोड़ा कब जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग कंडीशन में। जोड़ा किसके द्वारा जाता है भाई, स्लिप रिंग होती है, किसी भी रोटेटिंग पार्ट को शिथिल पार्ट से जोड़ने के लिए जैसे कम्यूटेटर का प्रयोग किया था वैसे स्लिप रिंग होती है। अब भाई ये रोटर जो है, रोटर तो घूमने वाला भाग है, रोटर तो एक रोटेटिंग पार्ट है, इस रोटेटिंग पार्ट से ये जो रेजिस्टेंस है ये शिथिल पार्ट है, इसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है 3 स्लिप रिंग प्रयोग की जाती हैं 3 फेज को जोड़ने के लिए। तो जैसे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो जो ये दूसरा प्रकार है हमारा फेज वाउंड, इसका रेजिस्टेंस और भी ज्यादा हो जाता है। ये रेजिस्टेंस कब जोड़े जाते हैं, जब स्टार्टिंग में मोटर को स्टार्ट करना है। जैसे मोटर अपना स्टार्टिंग टॉर्क पिकअप कर लेगी, उसके बाद इन रेजिस्टेंस को कट कर दिया जाता है और इन रेजिस्टेंस को उठा करके सिर्फ अकेली वाइंडिंग को ही जोड़ दिया जाता है। यानी बाद में क्या किया जाता है, इनको हटा दिया जाता है, इनको हटा करके जब मोटर स्पीड पिकअप कर ले तब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वाइंडिंग को ही आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है, जैसे पत्तियों में हमने यहां डायरेक्ट शॉर्ट किया था इसको। तो इस प्रकार से
रनिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस हटा दिए जाते हैं, स्टार्टिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि जो ज्यादा प्रतिरोध वाली कंडीशन है वो हमें कब चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के केस में। रनिंग के केस में भी अगर आप इनको परमानेंट जोड़ के रखते हो तो हमारे रोटर के जो लॉसेज हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये दूसरा प्रकार था। अब है हमारा तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है डबल केज। केज होती है लेयर भाई, डबल केज माने लेयर होती है, यानी एक रोटर है। तीसरे प्रकार की अब बात कर रहे हैं। अब तीसरे प्रकार में एक हमारा रोटर है, उस रोटर की क्या विशेषता है कि वो डबल केज माने वो 2 लेयर का है। ऊपर वाली जो लेयर है ना, उसकी विशेषता तो ये है कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। उसकी क्या विशेषता है कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अंदर वाली लेयर का क्या है, रिएक्टेंस ज्यादा है। अंदर वाली लेयर का रिएक्टेंस ज्यादा रखा जाता है। यानी जब मोटर स्टार्ट होती है तब काम करती है ऊपर वाली लेयर, क्योंकि पहले जो फ्लक्स टकराता है स्टेटर का वो ऊपर वाली लेयर से टकराता है। तो जैसे वो ऊपर वाली लेयर से टकराएगा, रोटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो स्टार्टिंग में जो हमारी मोटर है उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा एकदम से। एक बार हाई होगा, बाद में जब फ्लक्स टकरा करके अंदर जा करके अंदर वाली लेयर पे जाएगा तो अंदर वाली जो लेयर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। उसका रेजिस्टेंस कम होता है तो बाद में कौन सी लेयर काम करती है, अंदर वाली लेयर काम करती है। जब अंदर वाली लेयर काम करती है, अंदर वाली लेयर का रेजिस्टेंस कम होता है, तो उस केस में क्या होता है साथियों, हमारे जो लॉसेज हैं वो लॉसेज रनिंग कंडीशन में कम हो जाते हैं। स्टार्टिंग कंडीशन में जो है रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों रखा जाता है, स्टार्टिंग टॉर्क को हाई करने के लिए। अब 3 प्रकार की हमने मोटरें की हैं 3 फेज की, और उनकी विशेषताएं क्या हैं, सिर्फ उनमें अलग अलग प्रकार के रोटर हैं। एक में पत्तियों को शॉर्ट किया, उनका प्रतिरोध कम, इसलिए उसका टॉर्क कम होता है। दूसरी है फेज वाउंड, उसमें वाइंडिंग के साथ में स्टार्टिंग के टाइम हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिए, इस वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो गया। जैसे उसने टॉर्क हाई पिकअप कर लिया तो उन रेजिस्टेंस को बाद में कट करके रनिंग कंडीशन में हटा दिया जाता है, यानी स्टार्टिंग के सिर्फ 2-4 मिनट के लिए ही उसको ऐड किया जाता है। तीसरी डबल केज में ऐसा रोटर प्रयोग किया जिसकी 2 लेयर बनी हुई हैं, ऊपर वाली लेयर का प्रतिरोध ज्यादा है और नीचे वाली लेयर का प्रतिरोध कम है। स्टार्टिंग में ऊपर वाली लेयर काम करती है, वो स्टार्टिंग लेयर जिसका रेजिस्टेंस हाई है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क पैदा करवा देती है एक बार। बाद में रनिंग की कंडीशन में अंदर वाली लेयर काम करती है, उसका प्रतिरोध क्या होता है साथियों, कम होता है, तो वो लॉसेज को कम करवाने का काम करती है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार हैं हमारी मोटरों के। तो साथियों हम किस क्वेश्चन पे काम कर रहे थे, हमारा क्वेश्चन था हम पहुंचे थे साथियों, हाँ यहाँ, तो डबल केज रोटर के बाह्य भाग का प्रतिरोध अधिक होता है, ये समझाया मैंने आपको, ठीक है, ताकि टॉर्क उच्च पैदा हो सके। यानी 3 फेज मोटरों में जो रोटर का रेजिस्टेंस है वो हाई रखा जाता है। तो इस प्रकार से डबल केज रोटर का जो उपयोग है वो ये है। नेक्स्ट है स्केल केज मोटर में मुख्य दोष क्या है, चुंबकीय लॉकिंग। चुंबकीय लॉकिंग क्या चीज है, चुंबकीय लॉकिंग में दोनों फ्लक्स अगर बराबर हो जाएं, ठीक है, तो बराबर होकर के वो क्या कर देते हैं, अगर उनमें डिफरेंस पैदा ना हो, जो हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया है कि दोनों में डिफरेंस होता है, अगर वो दोनों में डिफरेंस न हो तो साथियों उसके कारण क्या हो जाता है, लॉकिंग पैदा हो जाती है, मोटर हमारी रुक जाती है या मोटर कंपन भी पैदा करने लग जाती है साथियों। नेक्स्ट है अधिक टॉर्क पैदा करने के लिए वाउंड रोटर प्रयोग किया जाता है। वाउंड जिसमें हमने क्या की थी, वाइंडिंग की थी, और वाइंडिंग को किससे जोड़ा था, 3 अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस, 3 माने फॉर एग्जांपल 3, तो अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस को हमने जोड़ा था साथियों। तो नेक्स्ट है DOL स्टार्टर। DOL स्टार्टर साथियों वो स्टार्टर होते हैं जिसका नाम है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, यानी जो हम गांव मोहल्ले में जो हमारे छोटे सबमर्सिबल लगे होते हैं उनके ऊपर जो
स्टार्टर प्रयोग होते हैं वो होते हैं DOL, और DOL की जो कैपेसिटी है वो होती है हमारी 5 HP तक, क्योंकि मोटरों की जो कैपेसिटी नापी जाती है वो HP में नापी जाती है। आगे है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में 3 स्लिप रिंग प्रयोग की जाती हैं। भाई ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर वही मोटर है, फेज बाउंड मोटर, जिसके ऊपर हमने वाइंडिंग करके 3 प्रतिरोध जोड़े थे। जो वो 3 प्रतिरोध जोड़े थे ना, वो किसके द्वारा जोड़े जाते हैं? वो स्लिप रिंग के द्वारा जोड़े जाते हैं। स्लिप रिंग क्या चीज है? स्लिप रिंग मैंने बताया था वो चीज है जो रोटेटिंग पार्ट से सप्लाई लेने और देने का काम करती है। अब इसका रोटर घूम रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जो जोड़े गए हैं वो शिथिल भाग है, इसलिए शिथिल भाग को रोटेटिंग भाग से जोड़ने के लिए स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों, डीसी मोटर के स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्टार्टर देखो, जैसे हमने पिछले चैप्टर में डिस्कशन किया था 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन। 2 पिन तो था सीरीज मोटर के लिए, 3 पिन था शंट और कंपाउंड दोनों के लिए, और 4 पिन भी शंट और कंपाउंड दोनों के लिए। उसी प्रकार से हमारी जो मोटरें हैं DOL किया जाता है, ये भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए भी किया जाता है। स्टार डेल्टा भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर भी स्केयर केज 3 फेज स्केयर केज के लिए किया जाता है। और रोटर रेजिस्टेंस स्लिप रिंग या सिंक्रोनस मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई रोटर रेजिस्टेंस जिसमें रोटर में रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं, जो हमने फेज बाउंड दूसरा भाग किया था, उसके लिए ये स्टार्टर प्रयोग किया जाता है स्पेशली। तो DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर और स्लिप रिंग स्टार्टर। अब जो ये 3 है, वैसे तो ये चारों का ही काम क्या है? चारों का काम स्टार्टिंग टाइम में करंट को कम करना, और जैसे स्पीड पिकअप कर ले फिर पूरा का पूरा करंट विड्रॉल कर लेना। जैसे फिर प्रोटेक्शन भी होती है इनमें, जैसे NVC होती है, 9 वोल्ट कॉइल, या फिर ओवरलोड कॉइल होती है इनमें, या क्या होती है? ओवरलोड कॉइल होती है। इसी प्रकार से जैसे DOL में तो रेजिस्टेंस लगा करके आप स्टार्टिंग करंट को कम करते हो, जैसे हमने पीछे डायग्राम में देखा था। स्टार डेल्टा में पहले किया जाता है, मोटर को स्टार्ट किया जाता है स्टार क्रम में, रनिंग कंडीशन में डेल्टा क्रम में। स्टार क्रम में स्टार्टिंग में जब करते हैं तो क्या होता है? करंट की मात्रा कम हो जाती है। डेल्टा में पूरा लाइन करंट विड्रॉल होता है, पूरा लाइन चलता है। इसलिए स्टार डेल्टा का मतलब क्या है? पहले मोटर स्टार्टिंग के केस में मोटर जोड़ी जाती है स्टार क्रम में, और जैसे स्पीड पिकअप कर लेती है तो बाद में उसको डेल्टा क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से तीसरा क्रम है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। जो ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, ये स्टार्टिंग के कुछ सेकंड तो सप्लाई का कुछ % ही देता है आगे, जैसे स्पीड पिकअप कर लेती है मोटर तो फिर पूरा करंट लाइन को या इक्विपमेंट को या मोटर को दे दिया जाता है। नेक्स्ट है स्लिप रिंग मोटर, वो है जिसमें रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं, जो वो आपको मैंने टाइप करवाया है भी, जिसमें रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं। फेज बाउंड जो है उसमें उसका जो नाम है वो है स्लिप रिंग मोटर। स्टार्टर के लिए जो प्रयोग होती है वो है स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जो DOL स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, वो 5 HP तक की मोटरों के लिए प्रयोग होता है भाई। उसके बाद है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के मुख्य भाग, मैंने बताया एक होता है ऑन पुश बटन, जैसे ग्रीन बटन होता है, ऑफ रेड बटन होता है, कॉन्टैक्टर जहां पीछे तारें जोड़ी जाती है, 9 वोल्ट कॉइल जो सप्लाई जाने पे दोबारा मोटर को चालू नहीं होने देता, ओवरलोड कॉइल वो होती है साथियों जो ओवरलोडिंग की कंडीशन में मोटर के ज़्यादा हीट होने पे या किसी फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट को या मोटर को बंद करने का, ऑटोमेटिक बंद करने का, ट्रिप करने का काम करती है। नेक्स्ट है साथियों रेजिस्टेंस। स्टार्टर में क्या है? रेजिस्टेंस भी प्रयोग किए जाते हैं। उन रेजिस्टेंस के द्वारा क्या किया जाता है? स्टार्टिंग के टाइम में जो करंट की मात्रा है उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है? रेजिस्टेंस का प्रयोग होता है स्टार्टर में। नेक्स्ट है साथियों 3 फेज इंडक्शन मोटर की दिशा।
3 फेज मोटर है, 3 फेज पे चल रही है, कौन से फेजों पे चल रही है, आर वाई बी। अब क्या है, इसकी दिशा बदलनी है, तो क्या करो, किन्हीं 2 फेजों को आपस में चेंज कर दो, आर को उठा करके वाई में डाल दो, वाई को उठा करके आर में डाल दो। अगर आप फेज क्रम को इस प्रकार से चेंज करोगे तो जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके जो घूमने की दिशा है वो बदल जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की दिशा बदलने के लिए सप्लाई फेज क्रम को बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के चालू न होने के कारण क्या है, या तो फ्यूज उड़ा हुआ है, या कोई तीनों फेजों में से एक फेज नहीं मिल रहा, या वोल्टेज का कम है, या बेरिंग जाम है, या स्टार्टर में कोई फॉल्ट है। नेक्स्ट है, किसी मोटर के कंपन करने के मुख्य कारण क्या है भाई, उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जिस नट बोल्ट से उसको टाइट कर रखा है वो नट बोल्ट ढीले हैं, बेरिंग घिसे हुए हैं, या फिर कोई फेज, मतलब चलते में क्या हो सकता है कि कोई फेज या तो लूज है या कट है। नेक्स्ट है, किसी मोटर के गर्म होने के क्या कारण है भाई, मोटर गर्म क्यों हो रही है, या तो वोल्टेज ज्यादा ही कम आ रही है या वोल्टेज ज्यादा आ रही है। कम ज्यादा का मतलब क्या है, अगर उसका स्टैंडर्ड 415 है, अगर वो 6% से ऊपर ज्यादा वोल्टेज आ रही है और 6% से कम, किसका 6%, इसका 415 का, 415 से 6% से भी कम, कम कितनी आ रही है भाई, 10%। अगर 10% इसका कम आ रही है तो भी मोटर गर्म होएगी। इसका अगर 15% या 10% ज्यादा आ रही है, किस वैल्यू से, 6 वैल्यू से ज्यादा आते ही मोटर जो है, या कम आते ही मोटर जो है आपकी हीट होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, लोड के अधिक होने पर भी मोटर गर्म हो सकती है। रोटर स्लिपरिंग का शॉर्ट सर्किट होने पर भी, मान लो जो आपने 3 स्लिपरिंग प्रयोग की, 3 स्लिपरिंग जो आपने प्रयोग की है, मतलब रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए, अगर वो स्टार्टिंग में ही वो आपस में स्लिपरिंग ही शॉर्ट हो जाती हैं, तो उस केस में भी क्या होता है भाई, जो आपकी मोटर है वो हीट होने लग जाती है। नेक्स्ट है, स्टेटर वाइंडिंग में अगर शॉर्ट सर्किट है तो भी आपकी जो मोटर है गर्म होने लग जाती है साथियों। नेक्स्ट है, किसी मोटर के फ्यूज उड़ने का मुख्य कारण, फ्यूज कब उड़ता है भाई, फ्यूज उड़ता है, लोड अधिक है, फ्यूज का सही मान का आपने जितनी वैल्यू, जितने रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको यूज करनी चाहिए वायर के लिए, फ्यूज वायर के लिए, आपने वो नहीं कर रखी, आपने कनेक्शन गलत कर रखे हैं, कनेक्शन ढीले हैं, या स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट है। नेक्स्ट है, मोटर की वाइंडिंग तथा फ्रेम के बीच, मान लो जो आपने अंदर स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग कर रखी है और जो उसका बॉडी फ्रेम है, उनके बीच का कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए साथियों। नेक्स्ट है, मोटर के, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 35 नंबर, मोटर के स्टार्टर में ओवरलोड रिले का मान क्या होता है। ओवरलोड रिले कहां पे जाके ट्रिप करती है, एक तो जो उसकी रिलेटेड, जो उसका रेटेड करंट है उसका कितना, 1.6 पे, मान लो अगर 10 की है तो 16 एम्पियर पे जाकर के वो ओवरलोड उसको क्या है, अगर 10 रेटेड उसका करंट है, अगर उससे बढ़ता बढ़ता 12 हो गया, 13 हो गया, तो इस प्रकार से 1.6, एक की जगह अगर 1.6 करंट आ रहा है तो उस केस में जाकर के ओवरलोड रिले जो है वहां सेट की जाती है। इतना आने पर ओवरलोड रिले ट्रिप होकर के सर्किट को ट्रिप करवाने का काम करती है। नेक्स्ट है साथियों, मैग्नेटिक रिले की तुलना में मैकेनिकल रिले, भाई रिले जो होती हैं, रिले क्या है, फ्यूज की तरह काम करती हैं। जैसे फ्यूज एमसीबी होती है उसी प्रकार से रिले भी सर्किट को ट्रिप करवाने का काम करती हैं। तो जो हमारी रिले होती हैं साथियों, रिले बड़ी सेंसिटिव होती हैं। रिले क्या होती हैं, बड़ी सेंसिटिव होती हैं। वो फ्यूज और एमसीबी के मुकाबले उनका जो ऑपरेशन होता है वो बड़ा क्विक होता है, बड़ा जल्दी होता है। इस प्रकार से उनके भी सिद्धांत होते हैं। कुछ रिले होती है मैग्नेटिक सिद्धांत पे काम करती हैं, कुछ रिले होती है मैकेनिकल सिद्धांत पे काम करती हैं। तो भाई जो मैग्नेटिक रिले की तुलना में जो मैकेनिकल रिले है वो काफी धीमी होती है। नेक्स्ट है, इंडक्शन मोटर में उत्पन्न होने वाला घुमाव बल वो किसके अनुपात में होता है, उसको दी गई वोल्टेज के स्केयर के अनुपात, मतलब वोल्टेज के स्केयर के समानुपाती होता है।
मतलब आप वोल्टेज लेवल को बढ़ा करके क्या कर सकते हो, स्टेटर के में पैदा होने वाले घुमाव बल को बढ़ा सकते हो। अगर घुमाव बल बढ़ेगा, स्टेटर में पैदा होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा या उसकी सिंक्रोनस स्पीड बढ़ेगी, तो आपके जो रोटर की स्पीड है वो भी बढ़ेगी साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में लॉसेज के जो प्रकार हैं, एक होता है कॉपर लॉसेज, यानी जो पावर की खपत कॉपर में हो रही है, आयरन में हो रही है, वो होते हैं आयरन लॉसेज। इसके बाद होता है मैकेनिकल लॉसेज, माने यांत्रिक लॉसेज, या एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन क्या होता है साथियों, यांत्रिक तो होते हैं कि बैरिंग जाम हो रहा है, और जैसे फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं, फ्रिक्शन माने हवा का बहाव आता है, आगे से कोई चीज विरोध कर रही है उसका। एयर फ्रिक्शन होता है जैसे हम बाइक पे जा रहे हैं और अब आगे से जो है ना, सामने से जो हवा चल रही है वो हमारी बाइक के जाने की दिशा के विपरीत चल रही है, तो उस केस में क्या होता है, इंजन में एयर फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं। यानी हमारी जो बाइक का इंजन है वो तो हमें आगे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एयर हमें बैक की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है, तो उस एयर के फ्रिक्शन के कारण भी हमारे लॉसेज होते हैं। नेक्स्ट है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो उसकी दी गई फ्रीक्वेंसी के समानुपाती और उसमें नंबर ऑफ पोलों के विलोमानुपाती होती है। यानी एन जो एनएस होता है, एनएस होता है सिंक्रोनस स्पीड, किसमें, जो स्टेटर में बनती है, वो होती है 120 एफ बटे पी, 120 एफ बटे पी, यानी 120 फॉर्मूले का, एफ उसको दी गई फ्रीक्वेंसी, इसलिए सिंक्रोनस मोटर स्पीड जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होती है साथियों, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और नंबर ऑफ पोलों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साथियों। तो नेक्स्ट है साथियों, स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार क्रम में, पहले किस में जोड़ा जाता है, मोटर को स्टार क्रम में, प्रत्येक वाइंडिंग को लाइन वोल्टेज का कितनी मिलती है, सिर्फ 1/3 मिलती है। और जैसे मोटर स्पीड पिकअप कर लेती है, स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग में स्टार में जुड़ता है, बाद में वो हो जाता है डेल्टा में, तो जैसे डेल्टा में जुड़ता है तो उसको पूरी लाइन वोल्टेज मिलनी शुरू हो जाती है साथियों। स्टार क्रम में प्रारंभिक धारा का मान क्या होता है, कम होता है, ये बात मैंने आपको पीछे 2-3 बार बता दी। नेक्स्ट है 42 नंबर, स्टार डेल्टा स्टार्टर के प्रकार, एक होता है मैनुअल, मतलब उसको स्टार में भी आप हैंडल दबा करके करोगे और उसको डेल्टा में भी आप मैनुअली करोगे। तो नेक्स्ट है सेमी ऑटो। सेमी ऑटो क्या है, आपको सिर्फ चलाना तो पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग में स्टार्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन बाद में क्या है वो खुद ऑटोमेटिक किस में हो जाएगा, डेल्टा क्रम में हो जाएगा। वो क्या हो गया, सेमी ऑटोमेटिक, मतलब फुली ऑटोमेटिक नहीं है, कुछ प्रोसेस तो आपको हाथ से भी करना पड़ेगा, और मैनुअल में तो सारा प्रोसेस ही हाथ से करना पड़ता है, और ऑटो में आपको कुछ नहीं करना, सारा का सारा प्रोसेस खुद ही, मतलब पहले स्टार में फिर डेल्टा में ऑटोमेटिक होता है। अब एक आगे है, जैसे मोटर में स्टार्टिंग में हमने करंट को कम करना है, तो जिस स्टार्टर में हमने क्या कर लिया, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज कर लिया स्टार्टिंग टाइम वोल्टेज को कम करने के लिए, तो वो होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। वो कितने 10 HP से ऊपर की मोटरों के लिए प्रयोग होते हैं। जो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर हैं ये मतलब 10 HP तक की मोटरों में ही प्रयोग होते हैं, और 5 HP तक की मोटरों के लिए क्या होता है, DOL स्टार्टर प्रयोग होता है साथियों। तो नेक्स्ट है साथियों, स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर में 3 स्लिप रिंग और 3 प्रतिरोध, अलग अलग वाइंडिंग के लिए अलग अलग प्रतिरोध और अलग अलग वाइंडिंग के लिए अलग अलग स्लिप रिंग ही प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ स्लिप रिंग ये बता रखी है कि कौन सी मोटर के लिए, इंडक्शन स्क्वायर लीकेज के लिए कोई स्लिप रिंग नहीं है, ऑटो सिंक्रोनस मोटर के लिए 2 स्लिप रिंग है, और अल्टरनेटर के लिए, चलो ये तो हमने अभी किए नहीं, सिंक्रोनस मोटर के लिए कितनी होती हैं, 3 स्लिप रिंग होती हैं। तो इस प्रकार से ये किस में कितनी स्लिप रिंग प्रयोग की जाती हैं ये आपको क्लियर कर रखा है। कुछ चीजें साथियों कंसेप्ट से बाहर इसलिए लगती हैं क्योंकि अभी हमने की नहीं, जैसे अल्टरनेटर का है यहाँ, तो अल्टरनेटर भी हमने किया ही नहीं। सिंक्रोनस मोटर के बारे में कितनी स्लिप रिंग प्रयोग होती हैं वो अभी हमने की नहीं।
तो नेक्स्ट है साथियों, स्लिप रिंग मोटर पूर्ण लोड से लेकर के, स्लिप रिंग मोटर पूर्ण लोड ले लेने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। कैसे घटता है? क्योंकि हम स्लिप रिंग को हटा देते हैं। नेक्स्ट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? उसको दी जाने वाली वोल्टेज को कंट्रोल करके, उसके पोलों की संख्या को कंट्रोल करके, उसको दी जाने वाली फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके, और रोटर प्रतिरोध को बदल करके साथियों। नेक्स्ट है, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है भाई? हाई होता है। किसका? 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। स्लिप रिंग कौन सी है भाई? स्लिप रिंग वो मोटर है जिसमें वाइंडिंग की हमने और प्रतिरोध जोड़े, उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। 3 फेज स्लिप रिंग मोटर में फेज बाउंड रोटर प्रयोग किया जाता है, यानी फेज बाउंड जिसके ऊपर वाइंडिंग की होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल माने थोड़ा क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल कैसे? जैसे स्पीड किस पे डिपेंड है? एनएस पे। एनएस माने सिंक्रोनस स्पीड पे। अब उसको बदलने के लिए 120 F/P। अब फ्रीक्वेंसी को बदल करके आप कर सकते हो, लेकिन भाई हमारी फ्रीक्वेंसी फिक्स है 50 यार्ड्स, ठीक है। नंबर ऑफ पोल बदलने के लिए पहले वाइंडिंग को खोलना पड़ेगा, उसकी कंस्ट्रक्शन को चेंज करना पड़ेगा, तो जाकर के आप क्या है, पोलों की संख्या को चेंज कर सकते हो। इस मायने में ये क्वेश्चन बनाया मैंने कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। कम एचपी के लिए ड्यूअल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। कितने? 5 एचपी के लिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर व फ्रेम सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड शीट या कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है साथियों, क्या है? 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर व फ्रेम सिलिकॉन स्टील लैमिनेटेड शीट व कास्ट आयरन की बनी होती है। शाफ्ट किस चीज की बनी होती है भाई? माइल्ड स्टील की। स्केरल केज इंडक्शन मोटर में कोई स्लिप रिंग प्रयोग नहीं की जाती। कौन से में? स्केरल केज में। स्केरल केज कौन सा? पत्तियों वाला, जिसमें हमने पत्तियां लगाई, तिरछी की और परमानेंट ही उनको शॉर्ट कर दिया। किसी प्रकार का प्रतिरोध जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रतिरोध जोड़ने की जरूरत नहीं है तो कोई स्लिप रिंग लगाने की भी जरूरत हमें नहीं पड़ती उसमें। आगे है 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टैंडिंग स्थिति, मतलब मोटर खड़ी है अभी, जब चल ही नहीं रही तो क्या है, तब स्लिप का मान, स्लिप क्या होती है भाई? डिफरेंस। किन में डिफरेंस है? स्टेटर में और रोटर में जो डिफरेंस होता है उसे स्लिप कहा जाता है। तो स्टार्टिंग में स्लिप का मान क्या होता है? 1। मोटर के स्टार्टिंग समय में रोटर फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जब मोटर शुरू होती है तब उसकी रोटर की फ्रीक्वेंसी और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, लेकिन बाद में वो चेंज हो जाती है। चेंज कैसे होती है? फिर वो जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड किस पे करती है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाता है? उसमें पैदा होने वाली स्लिप के साथ। आगे 3 फेज मोटर के जो इंडक्शन मोटरें हैं इनमें ब्रेकिंग प्रयोग की जाती है भाई। अब देखो मोटरें चलती हैं, मोटरों को रोकना भी होता है। रोकने का क्या है? एक तो सीधा मैकेनिकल प्रोसेस है भाई। मैकेनिकल प्रोसेस क्या है? जैसे बाइक का होता है कि आप सीधा मैकेनिकल शू प्रयोग करो और सीधा उसको ब्रेक कर दो, जैसे हम लेदर वगैरह और ये चीजें प्रयोग करके बाइक में हम करते हैं। दूसरी होती है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। अब इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में क्या होता है? एक होती है प्लगिंग, प्लगिंग सिस्टम क्या होता है, और दूसरी होती है रियोस्टेट, और तीसरी होती है रीजनरेटिव। अब इन तीनों को भाई हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या किया जाता है कि प्लगिंग में क्या है? इस विधि में मोटर को रोकते समय उसकी सप्लाई टर्मिनल को रिवर्स कर दिया जाता है। देखो इस प्रोसेस को समझना आप। जैसे ये 3 फेज सप्लाई है RYB, कोई मोटर है, ये सप्लाई किसी मोटर को दी जा रही है। अब ये सप्लाई दी जा रही है। अब सप्लाई में क्या होता है कि जैसे आप इस सप्लाई को ऑफ करते हो, ऑफ करने के बाद, जैसे घर में देखा होगा आपने, पंखा देखा होगा,
ऑफ करने के बाद फिर भी मोटर कुछ टाइम के लिए फ्री रोटेट होती रहती है। अब इस फ्री रोटेशन को खत्म, पहले तो ये है कि ये फ्री रोटेशन रहता क्यों है? रहता इसलिए है क्योंकि कुछ टाइम के लिए सप्लाई बंद करने के बाद भी उस फैन के अंदर, उस पंखे के अंदर कुछ रेजिड्यूल मैग्नेट, शेष बचा हुआ मैग्नेट रह जाता है कुछ टाइम के लिए, और जैसे जैसे वो पंखा फ्री घूमता रहता है वो जो रेजिड्यूल मैग्नेट है फिर वो खत्म हो जाता है। तो जैसे वो पूरा उसमें बचा हुआ शेष मैग्नेट खत्म हो जाता है तब वो पंखा बंद हो जाता है। लेकिन हमारा प्रोसेस ये है कि जैसे हमने बाइक को एकदम से रोकना है, माने इलेक्ट्रिकल बाइक को किसी को रोकना है, तो इलेक्ट्रिकल मोटर को किसी को रोकना है, तो उसके लिए हम क्या करें, ऐसा स्विचिंग अरेंजमेंट रखें कि जब रोकना है ना एकदम से कनेक्शन क्या कर दें, उल्टे कर दें, यानी एकदम से सप्लाई टर्मिनल को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, आपस में बदल दें उनको। ठीक है, तो क्या होगा, एकदम से जो पहले मोटर इस दिशा में घूम रही थी तो जैसे कनेक्शन रिवर्स होंगे तो कनेक्शन रिवर्स होते उसकी दिशा चेंज होएगी और साथ के साथ सप्लाई को हटा दियो, साथ के साथ सप्लाई को भी हटा दिया जाता है और कनेक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है। तो एकदम से उसके विपरीत टॉर्क पैदा होता है। जो मोटर फ्री इस डायरेक्शन में घूमनी चाहिए थी लेकिन वो कनेक्शन एकदम से उल्टे करने पे उसमें टॉर्क विपरीत पैदा होएगा। दोनों टॉर्क एकदम से मोटर को रोकने का काम करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट साथियों रियोस्टेट। रियोस्टेट में क्या किया जाता है, रियोस्टेट विधि में सप्लाई से तो एकदम हटा दिया जाता है, सप्लाई से कट करके टर्मिनल को, उस मशीन को, उस मोटर को प्रतिरोधों के साथ जोड़ दिया जाता है एकदम से। जैसे हमने फेज वाउंड मोटर में तो प्रतिरोध तो जोड़े थे, लेकिन कब जोड़े थे, हमने स्टार्टिंग के टाइम में। लेकिन इसमें क्या है, इसमें रोकने के टाइम में प्रतिरोध जोड़ दी जाते हैं। वो प्रतिरोध क्या करते हैं, उस मोटर के अंदर बचे हुए रेजिड्यूल को खत्म करने का काम करते हैं, यानी जो शेष मैग्नेट बचा होता है वो उस जोड़े गए प्रतिरोध के कारण खत्म हो जाते हैं साथियों। इसके बाद नेक्स्ट है रीजनरेटिव। रीजनरेटिव सिस्टम क्या होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेकिंग के समय मोटर जनरेटर की भांति संचालित होकर के सप्लाई को ऊर्जा प्रदान करती है। रीजनरेटिव होता है दोबारा जनरेट करना। रीजनरेटिव कैसे होता है साथियों, कि जैसे कोई ट्रेन है, पहले वो इलेक्ट्रिकल पे चल रही है, इलेक्ट्रिकल पे चलती हुई वो किसी पहाड़ी के ऊपर मतलब अपनी दूरी तय कर रही है, तो जैसे ये पहाड़ी के पीक पे जा रही है तब तो ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई के द्वारा जा रही थी, इसको सप्लाई दी जा रही थी। अब जैसे ये किसी ऊंची पहाड़ी से नीचे ढलान की तरफ आएगी, अब जब इस ट्रेन ने, इलेक्ट्रिकल ट्रेन ने ढलान की तरफ आना है तो यहां क्या किया जाता है, इस पोजीशन में पहुंचने के बाद जब ढलान शुरू होती है तो मोटर की सप्लाई को क्या कर दिया जाता है, मोटर की सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। मोटर की सप्लाई को बंद करके अब इसको फ्री रोटेशन करवाया जाता है। ये फ्री रोटेशन होता है जब तो मोटर को किसकी भांति चलाया जाता है, जनरेटर की भांति। जनरेटर की भांति यानी जनरेटर को जैसे इंजन के द्वारा घुमाया जाता है, तो यहां जनरेटर कैसे घूम रहा है, यहां जनरेटर उस फ्री रोटेशन के कारण घूम रहा है, क्योंकि ढलान में ऑटोमेटिक रोटेशन होता है। तो उस जैसे वो घूमता है, फ्री घूमता है, तो ये घूमते समय ये जनरेटर की भांति कार्य करता है, और वो जो जनरेटर है वो जनरेटर क्या करता है, सप्लाई पैदा करने का काम करता है। उस सप्लाई को, उस ऊर्जा को स्टोर कर लिया जाता है, और जब जरूरत पड़ती है स्मूथली जगह पे रोटेशन में या ऊपर चढ़ने के रोटेशन में, वहां उस सप्लाई का यूज कर लिया जाता है। मतलब ट्रेन ऊपर चढ़ी सप्लाई के साथ, जब नीचे आ रही थी तो सप्लाई, उसी मोटर को जनरेटर की भांति प्रयोग किया, और जो सप्लाई पैदा हुई उस सप्लाई को स्टोर कर लिया गया। तो इस प्रकार से ये तीन तरीके हैं मोटर को एक तरीके से रोकने के। एक ये है कि एकदम से कनेक्शन को रिवर्स कर दो, दूसरा ये है कि प्रतिरोध ऐड कर दो, तीसरा ये है कि रीजनरेटिव सिस्टम प्रयोग कर लो साथियों। नेक्स्ट है किसी मोटर के लिए क्लॉकवाइज, अगर उसको क्लॉकवाइज घुमाना है,
तो क्या क्रम सही क्रम है, RYB। स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग के टाइम जो स्टार क्रम है वो 57% वोल्टेज ही देता है। आगे 3 फेज इंडक्शन मोटर की संरचना सेकेंडरी ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट की तरह होती है। सेकेंडरी ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट कैसे, जैसे एक ट्रांसफार्मर है, उसकी एक प्राइमरी वाइंडिंग है और एक उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर शॉर्ट कर दिया जाए और प्राइमरी को सप्लाई दी जाए, उसी तरीके से हमारी क्या होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्राइमरी का काम कौन करता है, उसका जो स्टेटर है, स्टेटर वाइंडिंग उसका प्राइमरी का काम करती है, लेकिन जो उसका रोटर है, अंदर जो घूमने वाला भाग होता है, घूमने वाला भाग सेकेंडरी की तरह काम करता है। लेकिन जैसे रोटर शॉर्ट होता है, रोटर के ऊपर होने वाली जो वाइंडिंग है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार से अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को भी शॉर्ट कर दिया जाए तो वो क्या किस प्रकार से है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की संरचना सेकेंडरी ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट की तरह होती है। नेक्स्ट है साथियों कि स्टार्टिंग टॉर्क को हाई करने के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की रोटर बार को तिरछा किया जाता है। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, जो आपकी स्क्विरल केज टाइप की, उसकी पत्तियों को तिरछा किया जाता है ताकि उसकी लेंथ को बढ़ाया जा सके, ताकि उसके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सके। प्रतिरोध बढ़ने से उसका टॉर्क बढ़ता है। जब रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो, यानी रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो, तो वो तो होती है स्लिप। लेकिन जब रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से अधिक हो तो वो होता है हमारा नेगेटिव स्लिप। 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप का जो फॉर्मूला है वो किसका मल्टीप्लाई है, उसकी स्पीड और उसकी स्लिप 1 माइनस स्लिप का। 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए अधिकतम टॉर्क की शर्त क्या है कि ज्यादा से ज्यादा टॉर्क कब पैदा होगा, जब रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है, बराबर हो रोटर रिएक्टेंस के। अब रिएक्टेंस तो फिक्स होता है, हम किसको बढ़ा करके बराबर कर सकते हैं, रोटर रेजिस्टेंस को। तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने के तरीके क्या हैं, पत्तियों को तिरछा करके, वाइंडिंग करके रोटर के ऊपर, उस वाइंडिंग को बाहर से प्रतिरोधों के साथ जोड़ करके, या फिर डबल केज के रोटर प्रयोग करके हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बराबर करते हैं रोटर रिएक्टेंस की। क्यों करते हैं, क्योंकि ये अधिकतम शर्त है, किसकी, अधिकतम टॉर्क पैदा करने की शर्त है ये किसी भी इंडक्शन मोटर की। इसलिए जो ये पीछे हमने जितना भी सेटअप लगाया है ना, अलग अलग प्रकार के रोटर प्रयोग किए हैं, किसको लिए, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। रेजिस्टेंस को बार बार हम क्यों बढ़ा रहे थे, क्योंकि ये शर्त है, किसकी शर्त है, अधिकतम टॉर्क पैदा करने की ये शर्त है भाई। नेक्स्ट है अधिकतम टॉर्क। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर कितना होता है भाई, पावर फैक्टर होता है 0.707 लैगिंग। नेक्स्ट है अधिकतम टॉर्क स्लिप। अधिकतम टॉर्क स्लिप होती है R/X, यानी क्या है, रिएक्टेंस। R रेजिस्टेंस, S स्लिप और X होता है रिएक्टेंस। X के द्वारा किसको डोनेट किया जाता है भाई, रिएक्टेंस को। स्क्विरल केज मोटर का रखरखाव बहुत कम होता है, मतलब कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। स्क्विरल केज मोटर के पत्तियों को 2 बार ओपन हो जाए तो मोटर शोर के साथ साथ गति भी धीमी हो जाएगी। मतलब जिन पत्तियों को, रोटर की जिन पत्तियों को हमने आपस में शॉर्ट किया था, अगर ये 2 पत्तियां ओपन हो जाएं, मतलब टूट करके इस शॉर्ट सर्किट वाले रिंग से अलग हो जाती हैं, तो क्या होगा, मोटर आवाज भी करेगी और उसकी गति भी धीमी हो जाएगी। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो जाने पर बैकअप फ्यूज भी काम करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि डीएल स्टार्टर हम प्रयोग कर रहे थे, किसके लिए प्रयोग कर रहे थे, प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन भाई अगर डीएल स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट कॉइल भी काम ना करें तो उसके बैकअप में बैकअप फ्यूज भी लगाए जाते हैं, ताकि फॉल्ट होने पर हमें दूसरी प्रोटेक्शन भी काम आए।
तो नेक्स्ट है साथियों, किसी मोटर के ओवरलोड होने पर स्लिप क्या होती है, स्लिप बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? पहले स्टेटर फ्लक्स था भाई 1500 की स्पीड से, कम लोड पे रोटर घूम रहा था 1450 पे, लेकिन लोड बढ़ा दिया। जैसे आपने लोड बढ़ा दिया, उस लोड का कब बढ़ाते हैं हम, जब उसका जो रोटर है, उसके रोटर के ऊपर जो हमारी शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट के साथ जिस लोड को जोड़ा गया है, उस लोड को जैसे हम बढ़ाते हैं ना, तो जो ये रोटर वाली स्पीड है, ये रोटर वाली स्पीड क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। रोटर पहले बिना लोड के या कम लोड पे तो घूम रहा था 1450 पे, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये घूमने लग गया 1400 पे, मतलब और भी कम हो गया। तो क्या हुआ, किसी मोटर के ओवरलोड होने पर जैसे जैसे वो ओवरलोड होती जाएगी, तो 1500 और 1400 के बीच में पहले गैप था 50 का, लेकिन लोड बढ़ा तो 1500 और 1400 के बीच में गैप हो गया 100 का। तो स्लिप क्या है, बढ़ती है, स्लिप बढ़ती है इस प्रकार से। नेक्स्ट है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कॉन्टैक्टरों की संख्या कितनी होती है भाई, 4। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लिप बराबर होती है रोटर फ्रीक्वेंसी x स्लिप। डबल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होती हैं, एक कम प्रतिरोध वाली और एक ज्यादा प्रतिरोध वाली। ऊपर वाली लेयर का प्रतिरोध अधिक होता है और अंदर वाली वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टेटर वोल्टता को कम किया जाता है, यानी स्टार्टिंग के टाइम स्टेटर में दी जाने वाली वोल्टेज को कम किया जाता है। यदि किसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर एक जनरेटर के समान कार्य करे यदि स्लिप का मान 1 से कम हो। नेक्स्ट है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रारंभिक धारा को कम करता है। अब जब प्रारंभिक धारा को कम किया जाता है किसी ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के द्वारा, तो उसकी टेपिंग क्या होती है, वो स्टार्टिंग में देता है 55%, जैसे स्पीड थोड़ी पिकअप कर ले फिर 65, फिर 75 और फिर उसकी पूरी सप्लाई देने का साथियों काम करता है। तो इस प्रकार से आज के इस क्लास में हमने जो साथियों कवर किया है, कवर किसको किया है साथियों, हमने कवर किया है 3 फेज इंडक्शन मोटर को। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर की परिभाषा को कवर किया है भी, ये 3 फेज पे काम करती है, ठीक है, और इस प्रकार से 3 फेज सप्लाई पे काम कर रही है। इसके जो आगे प्रकार हैं, स्केरल केज प्रकार है, ठीक है, और स्केरल केज के साथ फेज बाउंड प्रकार है, और तीसरा डबल केज रोटर प्रकार है इसका। और इसी प्रकार से इंडक्शन मोटर को हम नॉन सिंक्रोनस भी कहते हैं। नॉन सिंक्रोनस वो होती है जिसका स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स दोनों समान स्पीड पे ना घूमे। सिंक्रोनस मोटर वो होती है जो जिस मोटर का रोटर स्टेटर स्पीड के बराबर रोटेट करे। ये मैंने आपको साथियों टाइप्स बताए थे इसके सारे के सारे। तो इस प्रकार से 1 बाय 1 आगे हम कवर करते जाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों इन मोटरों के हमने यूज के बारे में डिस्कशन किया। आज हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो तीनों प्रकार हैं, उनके तीनों प्रकारों में जो रोटर की बनावट है वो अलग अलग है, उसके बारे में डिस्कशन की है। इसके जो स्टार्टर हैं अलग अलग, उनके बारे में, और इनकी जो एक तरीके से जो फॉल्ट आते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन किया है। तो इस प्रकार से साथियों हमने 3 प्रकार की इसकी ब्रेकिंग जो है उनके बारे में डिस्कशन किया है। तो साथियों इस प्रकार से आज हमने अपना ये चैप्टर कवर किया है। तो साथियों आगे जो इसके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जो आगे आपको क्लासेस में करवाए जाएंगे, ठीक है, तो वो इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो किस प्रकार का होता है, शेडेड पोल का, डीसी का, रिपल्स यानी या स्केरल केज। तो अब 3 फेज का किसका होता है, स्केरल टाइप का। किसका होता है, स्केरल टाइप का। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसी प्रकार से आगे इसके कैसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर मुख्य चलती है किस सिद्धांत पे,
ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे, रेजिस्टेंस के सिद्धांत पे, या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पे। तो इस प्रकार से ये तो साथियों मैंने आपको एक थोड़ा डेमो दिखाने की कोशिश की है हमारे इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो ये साथियों जैसे एक बार हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको फिर ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे। तो साथियों आज की क्लास हमारी ये इस प्रकार से 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो हमारी क्लास है ये क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद साथियों।